चलो स्टार्ट। अभी तक अपन ने कुछ चैप्टर्स पढ़े, कुछ समझा, कुछ करा, पर ऑब्वियसली पीवाईक्यू के बिना लेक्चर अधूरा होता है किसी को भी। आजकल तो वैसे ही पीडीएफ धारियों का ज़माना है, तुम्हारा पीडीएफ का जो भंडार इकट्ठा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन में बताना चाहूँगा कि अपन ने जो पढ़ा है, आपने अगर सिर्फ उसको सुना हो तो फिर भी अपन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मैं बहुत सारी बातें नहीं करके डायरेक्ट अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं और समझते हैं। अगर आपने नॉर्मली सुना भी हो मेरे लेक्चर्स को, बस देखा हो और ऐसे एक कहानी की तरह भी सुना हो या समझने की तरह एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा हो ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा। और अगर आपने रट्टाफिकेशन करा हो ऐसे ऐसे करके करके, तो आपका फिर दिक्कत है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट नहीं है, यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो, बहुत डेट से सब कुछ है। तो अपन थोड़ा थीमेटिकली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा पीवाईक्यू भी नहीं करा रहा मैं कि भैया बस ये बोला ये दो ऑप्शन एक ऑप्शन ही सही आंसर नहीं। अपन इसको रिलेट करेंगे कि यार ये कहानी से कैसे सॉल्व हो सकता है, ना कि रटने से। कुछ होंगे जो रटने के होंगे, अब वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इससे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द जीओ एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 1935 एक्ट की बात हो रही ना, तो बेसिकली आपको उसके आगे पीछे की चीजें नॉर्मली याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भैया क्यों आया था, कब आया था, उससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, हाँ हुई थी, उससे पहले साइमन कमीशन आया था। ऐसी चीज़ें आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको उसके पॉइंट्स याद करने से पहले ये रहेगा, तो आप उसके पॉइंट्स समझ जाओगे कि यार उसके पीछे इंटेंशन क्या था। समझ रहे हो। अब 1935 में कोई बोल दे कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट आया था मुस्लिम इंडिया का, नहीं, वो तो 1909 में आया था, क्योंकि ये तो बहुत आगे की बात है, अपने को तो आज़ादी मिलने वाली है। मतलब कॉमन सेंस भी आप लगाओगे ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या बोलता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। जी हाँ, आपको याद होगा, तो इसने क्या करा था, प्रिंसली स्टेट्स और, मैंने आपको बोला भी था, प्रिंसली स्टेट्स और ये प्रोविंसेस की दोनों की शादी कराने की बात करता है। लेकिन आपको पता है शादी ही बर्बादी है, तो फिर इस वजह से प्रिंसली स्टेट मना कर देते कि भैया हमको इसमें नहीं फंसने का है, ये समझदार होते हैं। ठीक है, दूसरा, आप बहुत कॉमन सेंस लगाकर पढ़ोगे ना कि भैया आप एक थीम समझोगे ना कि उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव वॉज सुप्रीम, ये अपन को पता है। तो इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमेशा से लेट एंट्री मिली थी, लेजिस्लेटिव में फिर भी मिल गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर नहीं थी, तो ऑब्वियसली जो मेन चीजें वो एग्जीक्यूटिव के पास थी। ये बेसिक चीज, इसमें कोई रटने का नहीं है, ये इनका थीम यही चली है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। भाई साहब, लेजिस्लेचर नो, आप ये समझे, पूरा लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ लेजिस्लेचर के पास था क्या भाई, फेडरल डिफेंस यानी कि एक्सटर्नल अफेयर डिफेंस, ये बहुत कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कोर एरियाज होते हैं। इसमें जब एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी है तो लेजिस्लेचर के पास एनीवेज नहीं आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पॉइंट अपना इनकरेक्ट है। तो इस वजह स्टेटमेंट 1। तो ऐसे करके, मतलब इसमें कुछ रटा नहीं है अपन ने कि 1935 के पॉइंट्स अपन याद कर रहे हैं, फिर बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पूरा उसका वो बना लेते हैं। एक मैंने भी किसी जगह दिया जहाँ पर जरूरत होती है, क्योंकि हमको स्टूडेंट्स को कैटर करना पड़ा। आप नॉर्मली समझो, आपने जीओई एक्ट का सपोज वो बना लिया, एक वो बनाते हैं ना कि वो ऐसे सपोज वो मार्स करके बना लिया, फिर एम से कुछ याद करा, ए से कुछ, आर से कुछ, ऐसे। बट भाई ये कितना याद रखोगे आप। अगर आपको थीम पता रहेगी कि ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना चाह रहा था, तो एकदम से क्लिक हो जाएगा कि ये सही है। आपको थीम याद रहेगी कि भाई ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, तो लेजिस्लेचर के पास मेन सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे। अब आप उसमें याद करने बैठो, अब इसमें से क्या होता है, अब इसमें बच्चा क्या कहता है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। कैसे, वो बोलता है कि हमको है ना, कौन लिस्ट बैठ के याद करेगा कि फेडरल लेजिस्लेचर के पास कौन से सब्जेक्ट्स थे और उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास कौन से सब्जेक्ट्स थे। अरे भाई, आपको याद ही नहीं करने हैं। आप समझो यूपीएससी को, वो आपको रटना नहीं सिखाना चाह रहा। क्योंकि ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ना कि सर ये तो इन्होंने पूछ लिया कि कौन से अफेयर्स एग्जीक्यूटिव में से, कौन से अफेयर्स लेजिस्लेटिव में थे, मैं कैसे याद करूंगा, कौन से ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, कौन से वो थे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं भाई, वो तुमको याद करने को कह भी नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने ऐसे कुछ ऐरा पैरा नहीं बोला, उन्होंने डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स बोला, विच इज अ कोर सब्जेक्ट। मतलब आपको इतने लेवल पे आप हो कि आपको पता होना चाहिए कि दोनों कोर एरिया है। तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव के हाथ में रखेगा, क्योंकि उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी। अब आज की तारीख में बोले डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट के पास है, तो आपको खुद को क्लिक नहीं होगा, यार स्टेट थोड़ी ना करेगा, ये तो सेंटर का काम है ना। डिफेंस जो होगा वो तो सेंटर देखेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स सेंटर देखेगा। तो आपने आज की तारीख में, अगर अपन ने अभी तक शेड्यूल 7 नहीं पढ़ा है कि कौन सा स्टेट लिस्ट है, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट है, कौन सा अपना सेंट्रल लिस्ट है, लेकिन अपन को इतना फिर भी समझ में आ जाएगा कि यार आज की तारीख में लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी और सेंटर के पास पावर होनी चाहिए। अपना थोड़ा सेंटर के ऊपर टिल्ट है, आप नॉर्मल इंडिया में जीरो, तो आपको आप बिना उसके बता दोगे आंसर की यार ये सेंटर के पास होना चाहिए। समझ रहे हो। तो रटना नहीं है, अपन आगे बढ़ रहे हैं ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वापस से 1935 की बात हो रही है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये अभी पिछले में भी सेम चीज थी। रेसिडरी पावर्स, यानी कि जो पावर्स अपने को डिफाइन नहीं करिए, तो ऐसी कुछ अलग से पावर आ जाए, रेसिडरी पावर्स वर गिवन टू द फेडरल लेजिस्लेचर। अगेन, अब इसको याद करने का क्या, वापस से थीम की बात है। अरे भाई,
रेसिड्यूरी पावर यानी कि अनसेट पावर जो लिस्टेड नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए ना, सपोज कोई लिस्ट में लिस्टेड ही नहीं है, कोई नई चीज निकल के आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली किसके हाथ में जाएगी? ये बोल रहा है लेजिस्लेचर के हाथ में। ब्रिटिश ऐसा छोड़ सकता है क्या? अगेन अपना अपना कंसेप्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी। तो लेजिस्लेचर के पास छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एक और चलो देखते हैं ये क्या कहता है वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, इट अबॉलिश हायरार्की इन प्रोविंसेस। ठीक है, अब बताओ पहले की बात करें, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। भाई 1935 में अपन बात कर रहे थे, उससे पहले अपन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करी थी, जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपना व्हाइट पेपर दिया था। अपना आज का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली 1935 पे बेस्ड है। ये बेसिक कंसेप्ट याद है, इसमें रटने जैसा नहीं है, समझने जैसा है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे अपन आज भी काम करते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात उसने करी थी। आपको नॉर्मली भी याद होना चाहिए कि 1917 से, यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से इन्होंने बात करी थी कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देंगे। याद है जब गांधी जी ने, फिर उसके बाद अपन ने उनसे नाराज होकर उन्होंने अपन को वो दे दिया था, रॉलेट एक्ट दे दिया था, फिर जलियांवाला बाग दे दिया था कि भाई तुम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की बात करो, दूसरी साइड ये कर रहे हो। तो आप समझो जब सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन दे रहे हो तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी तो देनी पड़ेगी। तो 1935 में तो ये बात चली रही थी। तो ठीक है, दूसरा इट अबॉलिश हायरार्की इन प्रोविंसेस। अपन को याद आनी चाहिए अपनी दीदी कौन, प्रियंका चोपड़ा। प्रोविंसेस में हायरार्की कब लाए थे? 1919 में। और सेंटर में कब लाए थे? 1935 में। और 1935 में प्रोविंसेस से हटा भी दी थी। ये अपन ने प्रियंका चोपड़ा दीदी के नाम से याद करा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स इन द कॉन्सेप्ट बेस्ड इन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। अब भाई एक बताओ, ये सेंट्रल स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आज का इज बेस्ड ऑन द स्कीम। बिना पढ़े मैं आपको वैसे बोल रहा हूँ, आधा मेरा आंसर टिल्टेड 1935 के टूवर्ड्स है। क्यों? आधे से ज्यादा मेरा आंसर टिल्टेड ऑलरेडी 1935 के टूवर्ड्स है। उसका रीजन ये है कि अपन इसको 50 बार पढ़ चुके हैं कि आज का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक 1935 एक्ट से डिराइव्ड है। तो भाई ये तो मेन चीजें हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये कोई ऐरी गैरी चीज नहीं है कि कोई एक चीज दे दिया आर्टिकल, नहीं भाई, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो उस पर बेस्ड है। दूसरा, अगर आपको वो भी याद नहीं आ रहा, अब खुद याद करो, 1909 में भाई पार्टीशन की बात चल रही थी, मुस्लिम बंगाल का और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पर इन्होंने अपन को सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दिए ही नहीं थे। 1947 एक्ट में तो अपना इंडिपेंडेंस आई थी, तो बचा कौन सा? मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही होएगा। ठीक है, तो आपको अगर आंसर नहीं भी आता और आपको बाकी की थीम पता है तो फिर भी आप कहीं ना कहीं आंसर के उस पर पहुंच सकते हो। नेक्स्ट, ये अपना मेंस का है। मेंस अपन ने एक्चुअली मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेस स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है। जब आपका बेस ही नहीं होगा तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? ये पूछ रहा है 1935 एक्ट जो है ना, ये ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। कैसे? अब उसमें देखो की पॉइंट, जब तक अपन को फेडरल स्कीम नहीं पता होगी, ये अपन ने अलग से टर्म्स में पढ़ा है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं पता होगी, लिस्ट 3 लिस्ट, फेडरल कोर्ट हो गया, अपना 3 लिस्ट हो गया, इमरजेंसी पास हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये पॉइंट्स अपन को पता है, अपन ने पढ़े हैं। बस इनको डिटेल में कैसे लिखना है वो अपना मेंस का पार्ट होता है। चलो, वाई इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? अरे भाई याद कर लो, अब यहाँ पर क्या था 1833, अगर थोड़ा भी याद हो तो यहाँ पर अपन ने एक पूरा वो ग्राफ पढ़ा था, जिस ग्राफ में ना सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात हुई थी। तो सेंट्रलाइजेशन की मतलब स्टार्ट कब हुई थी? 1773 में, और वो खत्म कब हुई थी? 1833 में। तो सबसे पहली चीज क्या होती है 1833 में? सेंट्रलाइजेशन होती है, यानी कि लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन होता है। दूसरा, जब सेंट्रलाइजेशन हो तो जीजी को अपन ने जीजी ऑफ बंगाल को जीजी ऑफ इंडिया बना दिया था। ये चीजें अपन ने पूरी 1833 में पढ़ी थी, तो अपन को याद थी। उसके बाद कंपनीज के कमर्शियल फंक्शन एंड करे थे। भाई कंपनी याद है ना, धीरे धीरे बुढ़ापे में आ चुकी थी, अपन ने पढ़ा था, और फर्स्ट लॉ कमीशन। तो बेसिकली इसका अभी प्रीलिम से या इससे पीवाईक्यू से ऐसे को मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको थीम पता होगी ना, तो थीम पता होने से आपको यूं भी नहीं, अब सपोज आप 1833 उसको रटे जा रहे हो, अरे भाई कितना रटोगे? बेसिक चीजें ध्यान देगी कि हाँ यार 1833 में जाकर सेंट्रलाइजेशन खत्म हुई थी। उससे डायरेक्ट सेकंड पॉइंट आपको याद आ जाएगा कि फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। 2-3 पॉइंट तो आपके यहीं कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप जब थीम से पढ़ोगे तो आपको समझ पड़ेगा। चलो, एक बार मैंने थोड़े स्टेट के भी लाया था। अब ये थोड़े से जहरीले रहते हैं स्टेट के, लेकिन उन जहरीलों को भी डसना जरूरी है, क्योंकि अपन को इन चीज़ों से थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर होता है, कॉन्फिडेंस आता है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स? कौन है इसका माई बाप? मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो 1909 एक्ट। ये अपन को पता होना चाहिए। नहीं भी पता, याद करो 1892 कांग्रेस के बाद आया था।
हर एक्ट के पीछे अपन ने पढ़ा था कि कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ हैपन हुआ था। 1892 में वो हुआ था, 1919 मॉन्टेगू चेल्मस्फोर्ड, 1935 जीओआई एक्ट, तो भाई 1909। हर एक्ट के पीछे कुछ ना कुछ कहानी पता है भाई अपने को। अगर कुछ ना कुछ पता है ना तो उसका थीम पता है, तो उसके पीछे की चीज़ें कि यार ये उस टाइम पे चल रही थी तो उस टाइम पे यही चीज़ आएगी ना। अब आज की तारीख पे मैं सपोज अब मैं बोलूँ कि कॉमन सेंस है, अभी आपको नहीं पता, IT एक्ट 2000 में आया था अपने इंडिया में, ठीक है। अब आज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रोबोटिक्स और इनकी बात चल रही है। अब मैं बोलूँ कि यार जो कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर के ऊपर जो लॉ आया था ना वो 2025 में आया था। तो आप बोले 2025 में भाई कंप्यूटर ही ऑब्सोलीट होते जा रहा है, अब एकदम AI और इन सब का जमाना आते जा रहा है। 1990 करीब में कंप्यूटर्स आए थे, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ एक्ट होगा तो तब आएगा। तो वो उस टाइम की नीड ऑफ द आवर थी। कौन से एक्ट की नीड ऑफ द आवर, किस नीड ऑफ द आवर में कोई एक्ट आया था तो उसके पीछे की थीम अपन को पता, तो आधे से आंसर्स तो अपन ऐसे ही क्लिक कर लेंगे बिना रटे, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये जहरीले आ गए भैया अपने, ये वापस से अपने ये फैक्चुअल हिस्ट्री डॉक्टर, ये अपना स्टेट वाले होते हैं ना, ये खून पीते हैं अपना, क्योंकि इनको क्या रहता है, इनको जहरीले फैक्ट निकालते। लेकिन फिर भी अगेन मैं बोलूँगा, अगर आपने थीम पता कर रखी होगी, भाई डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला है, रिपोन कर्जन हमेशा 18, आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा इन दोनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट्स है। भाई इन्होंने क्या करा था, कोई पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, कोई प्रेस एक्ट से रिलेटेड है। इसलिए ये लोग, ये ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल ही जहर दे देंगे, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा ना तो बाकी की चीजें किसी ना किसी इवेंट से रिलेटेड होगी। प्रेस एक्ट से रिलेटेड है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड है। तीनों के तीनों फर्स्ट वाइसरॉय के आसपास नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट वाइसरॉय कौन है अपना, लॉर्ड कैनिंग, ये 1857 1858 की बात है। हेलो, विच एक्ट एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे भैया अपन ने इसको तो पूरा गड्ढे में डाला था, गड्ढे में डाला था। क्यों? जब अपना अपन ने पूरा ग्राफ देखा था कि भैया अपना जब चालू हो रहा है 1773 से अपना कंपनी रूल स्टार्ट हो रहा है, फिर एक बीच में इवेंट होता है। क्या इवेंट होता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, अपन जो कहते हैं 1857 की क्रांति। उसके बाद कौन सा एक्ट आया था? 1858 एक्ट, जिसने क्राउन रूल को स्टार्ट करा था और कंपनी रूल को एंड करा था। तो 1858 एक्ट, ठीक है। अगर ये ऐसे आंसर नहीं आ रहे ना आपको, तो भाई आपने फिर है ना लेक्चर, आप मैं कह रहा हूँ वॉक करते कहीं पे भी देखा हो ना, अगर आपने उसको समझाओ, आपने कोई मूवी की तरह भी समझाओ ना, बिना रटे आंसर आएंगे। अभी ईयर्स देख के डर जाते हैं लोग कि और ये तो ईयर्स, और अभी तो कैसे याद करूंगा, ईयर्स तो सारे मेरे को तो, और मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ, हट जाओ सब साइड में हट जाओ, मेरे को तो 1858 याद करना है, ये याद करना है। अरे नहीं भाई, आपको रोबोट नहीं बनाने का यूपीएससी को, आपको थीम समझ में आनी चाहिए कि उस टाइम पे क्या चल रहा था। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको आधी चीजें हिस्ट्री से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच एक्ट सेपरेटेड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। भाई डबल गवर्नमेंट वाली बात किसने करी थी? सबसे पहले ब्रिटिश पोसेशन की बात किसने करी थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी अपन को याद होना चाहिए। सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट कौन लाया था? ब्रिटिश पोसेशन सबसे पहले नाम किसने यूज किया था? पिट्स भाई ने। और उसके कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया था। मैंने आपको तब भी ये बोला था कि ये PYQ में आया है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, जो कि अपन आज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फॉलो करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ यूपीएससी ऐसा नहीं कि आज सोरा मस्ती से और नींद में से उठ के आज तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस दे दूंगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ये कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सेपरेशन ऑफ पावर्स इन पे वर्क कर रही है, इस वजह से इंपॉर्टेंट अपना पिट्स इंडिया हो जाता है। नेक्स्ट, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस। डायरकी इन प्रोविंसेस अपनी वापस से याद करो, कौन है? PC प्रियंका चोपड़ा दीदी। प्रोविंसेस में कौन? 1919। और चोपड़ा जी का सेंट्रल कॉल 1935। अरे ये तो अपन भूल ही नहीं सकते सर, ऐसे पढ़ाओ सर, आप एकदम हीरोइन के नाम से पढ़ाओ, कभी जिंदगी में नहीं भूले हम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये 1919 है ना। नेक्स्ट चलो, ठीक है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस। अरे 1892 में इलेक्शन की बात हुई थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इलेक्शन का नाम ही नहीं यूज करा था, ये पढ़ा था। 1909 में इलेक्शन की बात हुई थी, लेकिन इनडायरेक्ट की बात हुई थी। सबसे पहली बार इन्होंने कब कस्में वादे करे थे? जो भी कस्में खाई थी हमने, जो भी वादा किया था तुमसे गांधी जी से, किसने? ब्रिटिश ने, कि भैया हम तुमको वो देंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन देंगे। तो इलेक्शन की बात सबसे पहले कौन से एक्ट में हुई थी? 1919 में, ठीक है। जब इन्होंने 1% से भी कम कर दिया था, कर तो दिया कि भैया डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, लेकिन उसमें ऐसी फिल्टर लगाए कि भैया आप ऐसे होने चाहिए, जमींदार होने चाहिए, आपको इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, वो होने चाहिए। तो सबको फिल्टर आउट करके ले देखे 1 या 2% इंडियंस के पास पावर थी इलेक्टोरेट में शामिल होने की, ठीक है। चलो, ये अपना हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रीएम्बल खत्म, सॉरी 1935।